नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जैसे हमेशा की तरह। और फिर ये जो क्लास है इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो कि नेशनल पार्क से है और इस प्रश्न में हम लोग नेशनल पार्कों से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में एक नेशनल पार्क, एक शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य और फिर जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी के बारे में, एक पुस्तक के बारे में, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग सभी इस क्लास में पढ़ेंगे, सभी चीज़ें पढ़ते हैं रोजाना। तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये क्या है? ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1936। लेकिन ये पार्क है कहाँ पे? तो उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये भी पूछा जाता है कि इस नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका पुराना नाम था क्या? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम फिर बदल गया है। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या हो गया है तो इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा और कुछ नहीं पड़ा? क्योंकि इस नदी के बीचों बीच से रामगंगा नदी होके जाती है जो कि एक गंगा की सहायक नदी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नेशनल पार्कों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सुंदर वन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सुंदर वन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है, राजधानी कोलकाता। अगर आपसे पूछे वहीं पे गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो भारत के ये गुजरात राज्य में है। और ये प्रसिद्ध है किस लिए? एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। किस शेर के लिए? किस तरह के शेर के लिए? तो इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे नामदफा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे नामदफा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे किस राज्य में है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक नेशनल पार्क और आप लोग ध्यान रखेंगे, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये सभी बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है ये सभी नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, भारत के सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। और बात करें कितना नेशनल पार्क आपसे पूछे तो कुल 12 नेशनल पार्क हैं। तो इतनी बातें इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसका ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1936 में। ये पहला नेशनल पार्क बना था। अब इसका पुराना नाम भी पूछता है, हेली नेशनल पार्क है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय फिर इसका नाम बदला जा चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती नेशनल पार्क आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कितना है? 12 है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसटी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा जीएसटी के बारे में। और इकोनॉमी में भी आपको मिलेगा और पॉलिटी में भी जीएसटी के बारे में मिलेगा। संशोधन वगैरह कौन से किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया,
ठीक, तो इकोनॉमी में और पॉलिटी में दोनों जगह इसको आप लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका पूर्ण रूप है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज या सर्विसेज टैक्स इसका नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जीएसटी को सर्वप्रथम लागू कहाँ पे कब हुआ। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को भारत में लागू कब हुआ, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 2017 को भारत के असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया। कहाँ पे? भारत के असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया। अब टैक्स इसके स्लैब 5 होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब हैं, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके इसके अंतर्गत 5 तरह के स्लैब बनाए गए हैं। एक तो है आपका 0%, जिसपे 0% जीएसटी लगता है, उसको 0% स्लैब में रखा गया है। और जिस वस्तु पे 5% जीएसटी लगता है, उसे 5% के स्लैब में रखा गया है। फिर उसके बाद है 12% का, फिर उसके बाद है 18% का जीएसटी लगता है, फिर 28% का जीएसटी लगता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इतनी हैं इसके टैक्स स्लैब, यानी कि 5 तरह के ये टैक्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है। अब जीएसटी के प्रकार के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जीएसटी के कितने प्रकार हैं, तो देखिए जीएसटी के प्रकार के बारे में 3 तरह के जीएसटी होते हैं। जीएसटी के 3 प्रकार हैं। एक को कहते हैं सीजीएसटी, जो केंद्र सरकार लेता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सीजीएसटी होता है एक, जो कि केंद्र सरकार लेता है। एक होता है आपका एसजीएसटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेता है, एसजीएसटी। एक होता है आईजीएसटी, जो अंतर्राज्यीय जीएसटी होता है, इसका फुल फॉर्म। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो ये थे जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम लोग लगातार इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और भी बिंदु भी जीएसटी से पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही केवल पूछा जाएगा। तो ये कम से कम आप लोग इस प्रश्न से इतना याद रखेंगे, तो धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का पूर्ण रूप। ये एग्जाम में बहुत बार, हजारों बार यही फुल फॉर्म ही पूछा गया है। ये भी इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया। उसके बाद टैक्स स्लैब कितने होते हैं? तो टैक्स स्लैब इसमें 5 प्रकार के होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी के प्रकार कितने? 3 प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो उसका बिल देखेंगे, बिल जब देखेंगे तो उस पर 3 प्रकार के जीएसटी लगे रहेंगे। उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीद रहे हैं, उस पर भी जीएसटी का स्लैब पूरा बना रहता है। उससे आप लोग देख के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी से प्रश्न आपको मिलेंगे। अब सभी का रिवीजन आपको होगा, आपका सभी का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, उसका जो सबसे बड़ा देश है ना, वो ब्राजील है। ठीक, ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश देख लेंगे, तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका का, यही पूछ ले, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये भी बात तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश क्या है, तो सूरीनाम है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ब्राजील से क्या क्या चीजें, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका में अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर आपसे पूछे कि कुल देश कितने हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12 देश हैं, जिसमें से ब्राजील की जो सीमा है, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील की जो सीमा है कुल 10 देशों के साथ लगती है। ये भी अगर आपसे पूछे कि ब्राजील की सीमा कितने देशों के साथ, तो 10 देश के साथ ब्राजील की सीमा लगती है। शेष 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती। एक तो आपका चिली हो गया, एक हो गया आपका चिली, एंड एक आपका हो गया इक्वाडोर। इसके साथ ब्राजील की, चिली एंड इक्वाडोर
इक्वाडोर, इसके साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि ब्राजील का स्थलावरुद्ध देश कौन सा है, ब्राजील का 2 देश ऐसे हैं जो स्थलावरुद्ध देश हैं, और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि स्थलावरुद्ध देश कौन कौन से हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बोलिविया, दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थलावरुद्ध देश हैं, बोलिविया एंड पराग्वे, ये दोनों स्थलावरुद्ध देश हैं, और ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। ब्राजील की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका ब्राजील। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका में कुल कितने देश हैं, तो 12 देश हैं। अगर आपसे पूछे दक्षिणी अमेरिका में सबसे छोटा देश कौन सा है, सूरीनाम है, सबसे छोटा देश सूरीनाम है। और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देशों में से 10 देशों के साथ ब्राजील की सीमा लगती है। शेष ऐसे दो देश हैं जिसके साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। एक हो गया आपका चिली हो गया, और एक दूसरा हो गया इक्वाडोर। इन दोनों देशों के साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती है, और ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। और स्थलावरुद्ध देश कौन कौन से हैं, तो बोलिविया एंड पराग्वे। स्थलावरुद्ध देश का मतलब ये ऐसा देश जिसके पास समुद्री तटरेखा नहीं है, जिसका मतलब ऐसा देश जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, समुद्र से बाउंड्री नहीं लगाता है, जिसके पास समुद्री तट नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि चारों तरफ से स्थलों से घिरे होते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर करिए, और इसी तरह के क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज क्लास को करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इस प्रश्न में हम लोग अनुसंधान संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय औषधि अनुसंधान वाला जो है, अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, कहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करिए। अगर आपसे पूछे औषधि वाला कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डेयरी अनुसंधान, डेयरी का मतलब कहाँ, जहाँ पे दूध निकाला जाता है, डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। करनाल में है। करनाल कहाँ पे, हरियाणा, दूध की नगरी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे है, राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो पेट्रोलियम अनुसंधान जानते हैं कहाँ पे है, ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। पेट्रोलियम अनुसंधान उत्तराखंड में तो है, लेकिन उत्तराखंड में किस जगह पे, देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देहरादून इसी की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये मौसम अनुसंधान संस्थान नहीं मिलता है, मौसम विज्ञान विभाग मिलता है, ऐसे करके मिलेगा, मौसम विज्ञान विभाग है। ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि धातु विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, धातु विज्ञान अनुसंधान, ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे, जमशेदपुर कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये वाला जो होगा लखनऊ में। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछ ले तो भी लखनऊ में। डेयरी अनुसंधान पूछ ले तो करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक, करनाल हरियाणा में। और पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून में स्थित है। और मौसम विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि धातु विज्ञान, धातु मेटल वाला धातु है, धातु विज्ञान कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में स्थित है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इसरो की एक शाखा है।
इसरो की एक शाखा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसको क्या बोलते हैं, इसरो बोलते हैं। इसरो की एक शाखा है। इसरो के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के अध्यक्ष जिसे चेयरमैन बोला जाता है कि कौन है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ हैं इसके अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि इसरो का पूरा नाम बताइए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इंडियन रिसर्च, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक, ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, ये इसरो की एक शाखा है। सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है, भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है उसका क्या नाम है, चेनानी नासरी। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, यहाँ पे देखिए राजमार्ग सुरंग मतलब एक गुफा के जैसे रास्ता होता है, उसको बोलते हैं सुरंग। तो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका चेनानी नासरी हो जाएगा, चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्फा लंबाई और कुछ नहीं, तो ये 9.28 किलोमीटर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग ये कौन है, तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क सुरंग है वो है आपका पीर पंजाल। कौन है, पीर पंजाल सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई आप लोग ध्यान रखेंगे 11.21 किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 11.21 किलोमीटर है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये है आपका डिब्रूगढ़ से जाता है। ये आप लोग को पता भी होगा, डिब्रूगढ़ से जाता है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक होके जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बताइए, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे NH 27EW है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ये नवीन है सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 27EW। आप लोग इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ये अभी नया ऐड हुआ है। तो सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग कौन सा है, तो चेनानी नासरी है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे ये राजमार्ग सुरंग है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सबसे लंबा रेल सुरंग यहाँ पे पूछे, राजमार्ग सुरंग तो चेनानी नासरी हो गया, लेकिन सबसे लंबा अगर आपसे पूछे कि रेल सुरंग कौन सा है, सड़क नहीं रेल, आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पे, ये गलत हो गया। रेल सुरंग पूछे तो पीर पंजाल वाला 11.21 किलोमीटर पे है, 11.21 किलोमीटर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, केवल रेल मार्ग, यानी कि रेल मार्ग के बारे में, सुरंग नहीं पूछ रहा, केवल रेल मार्ग, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है। और सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ ले तो NH 27EW होता है। ठीक, जब एक चीज गलत हो जाएगा एक पेज में, तो उसके चक्कर में और चीज भी गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, तो इसके चक्कर में और भी चीजें गलत हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कौन स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए यूरेनियम के खनन के लिए आप जाएंगे कहाँ पे, झारखंड में। अगर आपको यूरेनियम का खनन करना हो तो आप लोग जाएंगे झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पे, जादूगोड़ा कहाँ पे है, झारखंड में। यहाँ पे यूरेनियम खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। और भी कुछ हमारे देश में खनन किए जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फला चीज का खनन किस जगह पे है, या फिर ये खान किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम लोग इस प्रश्न में खनन को कंप्लीट करते हैं। और ये प्रश्न है आपके इंडियन ज्योग्राफी का, किसका, इंडियन ज्योग्राफी का। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना अगर आपसे पूछे कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पन्ना है कहाँ पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है,
रानीगंज आपका झरिया अगर आपसे पूछे किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया, और आपका एक बोकारो, रानीगंज, झरिया और बोकारो, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये तीनों प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। किस लिए? कोयला के लिए। रानीगंज अगर आपसे पूछे तो रानीगंज कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, हाँ पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे झरिया और बोकारो ये दोनों कहाँ पे पड़ता है? तो ये दोनों झारखंड में है। तो ये प्रसिद्ध किस लिए है? कोयला का खनन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान आप सभी जानते हैं, खेतड़ी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी खान कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। खेतड़ी, खेतड़ी ऐसे करके रहेगा। अगर आपसे पूछे कि जावर की खान कहाँ पे है, जावर खान कहाँ पे है? तो ये प्रसिद्ध है जस्ता के लिए, जस्ता जिसे जिंक भी बोलते हैं। और ये खान कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट करिए, कोलार अगर आपसे पूछ ले किस लिए प्रसिद्ध है, कोलार और हट्टी की खान अगर आपसे पूछे किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार और हट्टी दोनों खाने कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग KGF मूवी देखे होंगे, कोलार वो कोलार गोल्ड फील्ड पे बना हुआ है और ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कुछ हमारे धातु और उनसे संबंधित क्षेत्र और उनकी खानों के बारे में हमने बताया, जो आप के एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सभी सवाल। तो इसे आप लोग नोट करिए। तो देखिए, कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है और इसके लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, कहाँ पे है? झारखंड में। पन्ना, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए मध्य प्रदेश में। अगर रानीगंज और झरिया और बोकारो, बोकारो ये तीनों किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा आप लोग खेतड़ी की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। जावर की खान जस्ता के लिए है, राजस्थान में। कोलार और हट्टी दोनों सोना के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटक राज्य में। तो इतनी चीजें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन नदी अरब सागर में, देखिए यहाँ पे नदियों को दो तरह से बांटा गया है उनके मुहाना के हिसाब से। मुहाना मतलब वो जल अपना कहाँ पे गिराती हैं। तो देखिए, एक अरब सागर में, भारत का यहाँ पे फिगर बनाए पहले, देखिए ये भारत है, यहाँ पे इस साइड में अरब सागर है, इस साइड में पश्चिम वेस्ट बे ऑफ बंगाल है। अरब सागर हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और ये पूछती है कि कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए, कुछ नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे हो गया आपका साबरमती हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, माही नदी हो गया। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे मांडवी हो गया, मांडवी जो कि गोवा की नदी है, मांडवी, जुआरी जो कि गोवा की नदी है, मांडवी, जुआरी, साबरमती, माही, नर्मदा, नर्मदा आप लोग ध्यान रखेंगे, ताप्ती हो गया, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियां। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि शरावती नदी, शरावती, ये सभी नदियां कहाँ पे गिरती हैं? तो ये सभी नदियां अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? अरब सागर में। ये सभी नदियां इस तरह से बहती हुई इस तरह से अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जल गिराएगी, तो बंगाल की खाड़ी में देख लीजिए, यहीं आप लोग नोट करेंगे, बंगाल की खाड़ी, कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी। तो देखिए, यहाँ पे प्रमुख नदियाँ भारत की जैसे हो गई आपकी, कौन सी नदी? गंगा नदी हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कावेरी हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, कावेरी महानदी। उसके बाद कृष्णा हो गया, कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया। तो ये सभी जो नदियां हैं कहाँ पे अपना जल गिराती हैं? तो ये सभी नदियां जो है अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन नदी अरब सागर में जल गिराती है। तो साबरमती नदी हो गया, साबरमती नदी, माही नदी हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी नदी हो गया, और नर्मदा, ताप्ती, शरावती नदियाँ, ये सभी नदियाँ कहाँ पे जल गिराएंगी अपनी? तो ये सभी नदियाँ जो है ये सभी
अरेबियन सी में जल गिराएंगी, अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिराएंगी जल, जैसे हो गया गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी जल अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इस तरह से ऐसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आएगा, यहाँ पे आपका गंगा आएगा, ऐसे महानदी जाएगा और कृष्णा, कावेरी, सभी ऐसे नदियाँ अपना जल गिराएंगी। तो इस तरह से आप लोग सभी नदियों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका मुख्यालय। तो देखिए, मुख्यालय से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फला चीज विश्व की कुछ संस्थाएं, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो पेरिस में है। यूनेस्को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो पेरिस में इसका मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। और भी कुछ संस्थाएं जिसके मुख्यालय के बारे में एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। आइए चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा परिषद, जो कि यूएनओ का ही एक अंग है, सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका वहीं पे जहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप लोग यूएनओ कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ओपेक, ओपेक का मुख्यालय, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है, तो ओपेक का अगर आपसे पूछे ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वियना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बताइए, अंतरराष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया और आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। इन दोनों का जो मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का मुख्यालय अगर आप लोग आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में स्थित है। तो इस तरह से सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो पेरिस, फ्रांस में। रिवीजन करते हैं, कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में है। अगर आपसे सुरक्षा परिषद, तो न्यूयॉर्क में है और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ओपेक का मुख्यालय वियना में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। तो ये कुछ मुख्यालय के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि समग्र स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना जो कि किससे संबंधित है, तो ये भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। और ये योजना किससे संबंधित है, तो ये प्री नर्सरी से लेकर के, प्री नर्सरी जो होती है, नर्सरी से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए ये योजना थी। अब शिक्षा से संबंधित प्रश्न आया है। शिक्षा से संबंधित हम आपको 2 संविधान संशोधन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा को पहले ये शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार नहीं था। शिक्षा जो है पहले मौलिक अधिकार नहीं था। इसके लिए किया गया कौन सी संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ। और इसके तहत शिक्षा को क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसको अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद नंबर 21 के ए में जोड़ा गया। कहीं पे भी ए, बी या सी कुछ भी मिले तो आप लोग ये समझ जाइए कि बस करिए ये संशोधन से आया है। और शिक्षा से संबंधित एक और आप लोग संविधान संशोधन याद रखेंगे। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय नहीं था। शिक्षा जो है यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे शिक्षा पहले ये किस सूची का विषय था, समवर्ती सूची का विषय था। समवर्ती शिक्षा पहले समवर्ती सूची का विषय था। अब इसे कौन सी सूची में लाया गया, इसे शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। क्या था, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। किस सूची में था, राज्य सूची में। अब इसे किस सूची में लाया गया, इसे समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में। अब ये पूछा जाता है कि इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये काम किया गया। तो 2 संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे, एक 2002 वाला, एक 1976 वाला याद रखेंगे। दोनों शिक्षा से संबंधित है। देखिए, अगर आपसे पूछे समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जो किसके लिए है,
तो प्री नर्सरी से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए है। शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। शिक्षा को अनुच्छेद 21A में रखा गया। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, अब इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, अलग अलग समय पे, अलग अलग शासक के समय पे बहुत सारे विदेशी यात्री आए और अलग अलग देशों से आए। तो ये पूछ रहा है कि इब्न बतूता जो कि एक विदेशी यात्री था, ये कहाँ का मूल निवासी था? तो ये देखिए, ये इब्न बतूता जो है ना, ये मोरक्को से आया था, मोरक्को से। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है NTPC के, और ये जो है इस प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। और मोरक्को से ये आया था इब्न बतूता। अगर आपसे पूछे कि ये इब्न बतूता आया तो आया, लेकिन किसके दरबार में आया? तो अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया तो आया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, एग्जाम में कई बार धूम मचाया है, इसके पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। ठीक। और ये भारत में आया तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पद दिया। तो ये पूछा जाता है कि इसको कौन सा पद दिया? तो इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। भारत में जम करके स्वागत किया जाता था भाई, सिर पे बैठाया जाता था विदेशी यात्रियों को। तो इसको बनाया गया, कौन सा पद दिया गया? दिल्ली का काजी से नियुक्त किया गया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि ये भी बात पूछा गया है, दिल्ली का काजी कौन से शासक ने बनाया था, कब बनाया था, किसको बनाया था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है। जब गांधी जी का लंगोटी नहीं छोड़ा तब दिल्ली का काजी कहाँ से छोड़ देगा। तो अगर कुछ और विदेशी यात्री जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, फाहियान आप लोग जानते हैं, ये चीनी यात्री था। कहाँ का? चीनी का मतलब शुगर वाला नहीं, चीनी का मतलब अपना पड़ोसी देश चीन। और फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। वेनसांग आया था, ये भी चीनी यात्री था, वेनसांग। तो ये पूछा जाएगा, ये कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। ये किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? आप लोग बताएंगे। तो देखिए, इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो ये मोरक्को का मूल निवासी था और मोरक्को से यहाँ पे आया था। किसके साथ आया था ये तो हमने बताया ही नहीं। तो देखिए, किसके दरबार में आया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसके बाद पुस्तक क्या है? इसकी रेहला है। पद कौन सा दिया? यहाँ पे दिल्ली के काजी का पद इसे दिया गया। अगला प्रश्न, फाहियान ये चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, वेनसांग ये भी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, कौन रोग जीवाणु से होता है? देखिए, कुछ रोगों के बारे में एग्जाम में पूछा गया जाता है। ये साइंस का भी प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है। तो देखिए, रोगों के बारे में और उनके कारक कौन से होते हैं और उनसे प्रभावित अंग कौन से होते हैं, और प्रभावित अंग कारक हो गए, और ये इसकी दवा क्या होती है, टीका वगैरह, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कि आप लोग मानव रोग एक पढ़ेंगे या फिर रोग करके बायो में एक लेसन है उसको पढ़ेंगे, तो आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग कुछ चीज़ों के बारे, कुछ रोगों के बारे में आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। देखिए, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक। हैजा हो गया, हैजा आपसे पूछे किस चीज़ से होता है तो जीवाणु से होता है। अगर आपसे पूछे कि टिटेनस हो गया, किससे होता है तो जीवाणु से होता है। उसके बाद क्षय रोग, जिसे टीबी आप लोग बोलते हैं, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होता है? ये आपके जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया, ये सभी जीवाणु से होता है। अगर विषाणु से कौन सा रोग होता है, अगर आपसे पूछे विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, देखिए जैसे आपका हो गया है पोलियो रोग हो गया, पोलियो विषाणु से होता है। उसके बाद चेचक आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी विषाणु से ही होता है। एड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, विषाणु से होता है, और एड्स हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे खसरा, ये सभी विषाणु से होता है। प्रोटोजोआ से अगर आपसे पूछे कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से आप लोग ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। सिनकोना वृक्ष से कुनैन की दवा से इसकी इलाज होती है। काला जार हो गया, काला जार, और निद्रा रोग,
निद्रा रोग और कालाजार ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। निद्रा रोग और मलेरिया ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन रोग जीवाणु से होता है, तो हमने अभी बताया हेपेटाइटिस जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, टिटेनस जीवाणु से होता है, क्षय रोग जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से, विषाणु से होने वाले रोग, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, खसरा हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी मलेरिया से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है कि वेरी वेरी किसकी कमी से होता है, तो वेरी वेरी एक प्रकार का डिसीज है जो कि आपके विटामिन B1 की कमी से होता है। देखिए विटामिन के कई पार्ट हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे विटामिन B1 थायमिन जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, इसकी कमी से होता है वेरी वेरी रोग। आइए कुछ विटामिन और उनसे होने वाले रोगों के बारे में, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का अगर आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 तो आप लोग जानते हैं, थायमिन इसका रासायनिक नाम है, इसके कमी से वेरी वेरी रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी कमी से रिकेट्स नामक। और विटामिन डी का बारे में पूछे, विटामिन डी का, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से आपका रोग होता है रिकेट्स, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स मतलब हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं ये। और एक रिकेट्स भी होता है, और ऑस्टियोमलेसिया भी होता है। ऑस्टियोमलेसिया भी करके ऐसे एक रोग होता है, ऑस्टियोमलेसिया। और ये जो होता है रिकेट्स नामक रोग जो है, ये केवल बच्चों में पाया जाता है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों में, तो उसको कहा जाता है रिकेट्स। और ऑस्टियोमलेसिया रोग ये बड़ों में होता है, बड़ों में, वयस्कों में होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोमलेसिया और रिकेट्स दोनों। और विटामिन ई के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। विटामिन ई, तो इसकी कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। या फिर कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलता है बांझपन, इसकी कमी से होता है। मतलब संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है वो छीड़ हो जाती है, यानी कि दुर्बल हो जाती है। वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 के कमी से, जिसे थायमिन बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, रतौंधी इसमें रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी इसकी कमी से रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक होता है। ऑस्टियोमलेसिया ये बड़ों में होता है, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे विटामिन ई की कमी से टेकोफेरॉल नामक रोग होता है, इसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो देखिए यहाँ पे हमारे भारत में कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, और वो मंत्री कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी मोदी जी का जो कैबिनेट मंत्री है उससे प्रश्न ये आ चुका है। और वेरी वेरी जो विटामिन वाला था ये साइंस का प्रश्न था। साइंस के प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो मंत्री वाले होते हैं ये आपके या तो करंट अफेयर में आएंगे या तो आपको पॉलिटी में मिलेंगे। तो देखिए भारत के जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान समय में वो है आपके कौन, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। और इस प्रश्न में हम लोग कुछ कैबिनेट मंत्रियों के बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश में, रक्षा मंत्री कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत गलत हो रहा है यार आज, वो है कौन, राजनाथ, वो है आपके राजनाथ सिंह। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में
मंत्री पद पे कौन है? तो गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक। अगर आपसे पूछे कि हमारे विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इस बार चेंज हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कृषि मंत्री कौन है, हमारे पास कृषि मंत्री कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये कुछ कैबिनेट मंत्री के बारे में हमने आपको बताया कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में बने हैं, नए बने हैं। ठीक। और स्वास्थ्य मंत्री भी ये सब इस बार चेंज हुए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्क ये ऐसा संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है और यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में है, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में सार्क के बारे में पूछा जाता है। सार्क जिसे मतलब दक्षेस भी कहते हैं, इसका अन्य नाम दक्षेस भी है। और इसमें सदस्य देश कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो देखिए इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, आइए चलिए गिनाते हैं। मालदीव हो गया, उसके बाद भारत हो गया, मालदीव हो गया, भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान आप लोग ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान हो गया आपका, फिर आपका अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका हो गया कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। चीन इसका सदस्य देश नहीं है। फिर आप लोग सीधे चले जाएंगे नेपाल में, नेपाल के बाद भूटान में चले जाएंगे और इसका म्यांमार भी सदस्य देश नहीं है, तो सीधे चले जाएंगे बांग्लादेश में। तो इतने सदस्य, श्रीलंका भी इसका सदस्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका श्रीलंका सदस्य है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका इसका सदस्य है। तो ये हैं हमारे कुछ 8 देश जिनके पास जो सार्क के सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे सार्क के बारे में तो स्थापना वगैरह तो जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना, और कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। स्थापना पूछे तो कहाँ पे? ढाका में। और ढाका कहाँ पे है? बंगाल में है। ढाका कहाँ पे है? बंगाल में है। अगर आपसे पूछे कि ढाका सार्क एक सदस्य नहीं है, तो ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ढाका बंगाल में है। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल की राजधानी है। तो हेडक्वार्टर काठमांडू में, स्थापना ढाका में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो देखिए सार्क में कुल 6 सदस्य देश हैं। एक तो हो गया आपका मालदीव हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये सबसे नवीन सदस्य है। सबसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सार्क का सबसे नवीन सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान, जिसमें 2007 में जुड़ा था अफगानिस्तान। और फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। और दक्षेस के बारे में स्थापना कहाँ पे? ढाका में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न है और पॉलिटी हमारा फेवरेट है। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है किसी विधेयक पे लेकर के, तब उनका संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जहाँ पे किसी जगह पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिलकर किसी विधेयक पे बहस करे। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जब आती है तो ये पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, मामा के घर पे गया है, तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, अगर ये अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर देगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक होगी, क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी। इस बात का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस अनुच्छेद में है? तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 में 108 में अगर आपसे पूछे कि 108 का प्रयोग करके कौन इसकी संयुक्त बैठक बुलाता है, तो राष्ट्रपति इसकी संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और जिसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कहीं गए हैं तो अनुपस्थित हुए हैं तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा जो संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है, ये अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में तो पहले थी नहीं, तो लिया कहाँ से गया है, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त बैठक के बारे में आज तक कितनी बार हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल 3 बार हुआ है। सबसे पहले 1961 में हुई थी, तब यहाँ पे सबसे पहले जो 1961 में हुई थी संयुक्त बैठक। अब इस समय जो है दहेज प्रथा का दहेज बंद करने के लिए विधेयक लाया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दहेज का मामला था पहली बार जब लगा था, और दूसरी बार लगा था ये 1978 में लगा था। तो ये बैंकिंग का मामला था। किसका मामला था? बैंक से संबंधित कुछ मामले थे। और तीसरी बार जब लगा तो ये लगा था 2002 में। और 2002 में जब लगा था, दहेज हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये आतंकवाद का कोई मामला था, आतंकवाद का मामला था। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, आतंकवाद का मामला था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और इसका उल्लेख हो गया क्या? उल्लेख अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद नंबर 108 में बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। लिया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। 3 बार लग चुका है अब तक देश में संयुक्त बैठक, 3 बार बुलाया जा चुका है। एक बार 1961 में, 1978 में, और तीसरी बार जब बुलाया गया था 2002 में। अगला प्रश्न फिर पॉलिटी से ही है, पॉलिटी में ऐसे भी प्रश्न होते हैं। कह रहा है कि उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, और ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि एक्स नहीं है, एक्स यहाँ पे एक्स को मत याद करिएगा, ये एक्स मतलब होता है एग्जाम, एग्जाम्पल भी होता है, लेकिन एग्जाम यहाँ पे मतलब है कि उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय की जो कुल संख्या होती है ये हमारे देश में 25। ठीक, अब उच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ पे आया है प्रश्न, तो यहाँ पे हाईकोर्ट के बारे में माला जपेंगे हम लोग। तो देखिए, भारत का जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है, ये बातें आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना वाला हाईकोर्ट कौन है, तो भारत में सबसे पहले 1962 में 61 में अधिनियम आया था, और 1962 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई। कौन कौन से? एक था आपका कोलकाता वाला हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट का, एक मद्रास हाईकोर्ट था, और एक था आपका कौन सा? मुंबई हाईकोर्ट। तो यहाँ पे 3 हाईकोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1962 में की गई। ठीक, अब दूसरा बात क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भारत में हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच किस हाईकोर्ट में है? सबसे अधिक बेंच का मतलब देखिए, एक हाईकोर्ट जो है वो और भी राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। तो जो गुवाहाटी वाला हाईकोर्ट है ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ पे है? असम में। तो ये जो वाला हाईकोर्ट है, इसके पास 3 बेंच है। 3 बेंच का मतलब ये अन्य 3 राज्यों का कार्यभार संभालता है। कौन कौन सा राज्य? जैसे कोहिमा, इसका एक बेंच है कोहिमा कहाँ का? नागालैंड का हो गया। अब एक बेंच है इसका ईटानगर अभी हमने बताया कि किसका जो है राज्य है, राजधानी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश का भी कार्यभार संभालता है। और एक ये आइजोल का भी कार्यभार संभालता है। आइजोल कहाँ का है? वो आपके आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। तो ये यहाँ का भी कार्यभार संभालता है। ठीक, आइजोल।
अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे नवीन हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे नवीन भारत में सबसे नवीन हाई कोर्ट कौन सा है, तो सबसे नवीन हाई कोर्ट भारत का हैदराबाद है। कौन सा? हैदराबाद हाई कोर्ट है। कब बना था? ये 2019 में बना था और ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। तो कुल उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25 और सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है, 3 हाई कोर्ट है। कौन कौन से? कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। और सबसे अधिक बेंच वाला हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी में है, असम में। और 3 बेंच वाला हाई कोर्ट कौन सा है? कोहिमा, ईटानगर, आइजोल। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में 3 बेंच है। कौन कौन से जगह का कार्यभार संभालता है? कोहिमा, ईटानगर और आइजोल। इन सभी का कार्यभार भी ये देखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारा लक्षद्वीप का जो है, लक्षद्वीप का जो कार्यभार है कहाँ पे? लक्षद्वीप हमारा द्वीप समूह, वहाँ का कार्यभार किस हाईकोर्ट में देखा जाता है? तो केरल हाईकोर्ट में। अगर आपसे पूछे कि वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका कार्यभार किस हाईकोर्ट में देखा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट में देखा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर है, बाबा भीम राव अम्बेडकर, इन्हें संविधान का क्या कहा जाता है? जनक या फिर संविधान का निर्माता इन्हें बोला जाता है। ठीक, क्योंकि ये ड्राफ्ट कमेटी जो थी भारत की मसौदा समिति या फिर उसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान का जनक इसलिए इन्हें माना जाता है। कैबिनेट में संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। संविधान सभा का बना, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसके सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम बैठक थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अगर आपसे पूछे कि कुल सदस्य कितने हुए, कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल सदस्य जो थे वो 389, संविधान सभा में 389 सदस्य का वहाँ पे वोट पड़ा। और वो अगर आपसे पूछे कि देसी रियासत से कितने सदस्य थे या फिर चीफ कमिश्नर ब्रिटिश फ्रांस से कितने थे, तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे 292 सदस्य ब्रिटिश से थे। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट करेंगे संविधान सभा में कुल 389 थे, ब्रिटिश फ्रांस से 292 और आपका हो गया आपका देसी रियासत से कितने सदस्य थे? देसी रियासत से आपके 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? यहाँ से 4 सदस्य केवल थे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया था। पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। और कुल सदस्य कितने थे? 389। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, देसी रियासत से 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसी वजह से बताया जा रहा था और ये भी पॉलिटी का ही प्रश्न था। तो बैक टू बैक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पॉलिटी का ही प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न इकोनॉमी आ गया और यहाँ पे नोटबंदी से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमारे पास नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इस समय उर्जित पटेल थे। कौन है? उर्जित आर पटेल भी मिलता है, ये गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को लॉन्च करना, ये विमुद्रीकरण होता है। और कब कौन कौन से नोट बंद हुए थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो 500 के कौन कौन से नोट बंद हुए थे? तो यहाँ पे 500 के और 1000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए और नए नोट यहाँ पे जारी किए गए थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2016 वाला कहानी है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1946 में हुआ था। और इसके तहत कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? तो इसके तहत भारत में 500 के नोट और 10,000 और 10,000 रुपए के
इसके दोबारा जब हुआ था तब 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए थे। 500 और, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। पहले भारत में 10,000 के नोट भी चलते थे। अगर आपसे पूछे कि फिर दूसरा कब हुआ था, तो 1978 में फिर हुआ नोटबंदी, और इसके तहत 1,000 रुपये के नोट बंद हुए, और फिर 5,000 रुपये के भी नोट पहले चलते थे वो भी बंद हुए, फिर 10,000 रुपये के नोट चलते थे वो भी बंद हुए। ठीक, तो ये 1978 वाला है। फिर जा करके 2014 में नोटबंदी हुई, और 2014 वाले नोटबंदी में ये कही गई थी कि जो 2005 से जो पहले के नोट हैं, जो 2005 से जो पहले के नोट हैं उसको बंद किया गया। 2005 से पहले के नोट उसको बंद किया गया। फिर उसके बाद हुआ 2016 वाला नोटबंदी, जो कि हमने बताया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करके हमारे यहाँ नया 500 का नोट, नया 100 रुपये का नोट, नया 200 रुपये का नोट और नया 2000 रुपये का नोट चलाया गया। फिर आया 2021, फिर आया कौन सा डेट, 2023 आया। 2023 में फिर आपका गुलाबी वाला नोट जो है 2000 रुपये का इसको बंद किया गया। लेकिन एक फनी बात यह है कि जब 2000 रुपये का नोट बंद हुआ तब सब लोग क्या कमेंट कर रहे थे कि मोदी जी ने जो 2000 रुपये के नोट में चिप सेट किया है उसमें वायरस घुस गया है, इसी वजह से इसको बंद कर दिए मोदी जी, ऐसा कमेंट किया जा रहा था। और ये कमेंट और था कि लड़कियों को गुलाबी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से गुलाबी नोट ये लड़कियां सब जमा कर ले रही थी, इस वजह से विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया। तो ये भी उस समय हास्य विनोद की बातें हो रही थी जब चल रहा था नोट, बंद किया गया था नोट। विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, आइए इसका रिवीजन करते हैं। तो उर्जित आर पटेल इसके गवर्नर थे। 2016 में बंद किया गया नोट, और 500, 1000 रुपये का नोट बंद किया गया था। और पहला जब विमुद्रीकरण हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो ये आप लोग ट्रिपल स्टार लगा के लिखिए। तो ये हुआ था 1946 में, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट बंद किया गया। फिर 1978 में हुआ, तो इसमें कौन सा नोट बंद किया गया, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को क्या किया गया, बंद किया गया। फिर विमुद्रीकरण कब हुआ, 2014 में। 2014 में क्या कहा गया कि 2005 से जितने के पहले के नोट हैं उन सभी को बंद किया जाए। और फिर क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ, फिर 2000 रुपये का नोट बंद हुआ। तो कुल 5 बार लगभग विमुद्रीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्राचीन इतिहास से है, एशियंट हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है प्रश्न कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो जातक कथाएं जो है ये संबंधित है आपके भगवान बुद्ध से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बात ये है, अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगली बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि आगे चल करके बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, 2 भागों में कौन से बटा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से 2 भागों में बटा। एक थे आपके शाखा हीनयान और एक आपके शाखा थे महायान। हीनयान और महायान में आगे चल के बौद्ध धर्म का बंटवारा होते जाता है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता था, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता था, तो निर्वाण होता था बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। निर्वाण का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। क्या होता है, मोक्ष। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना या फिर मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। ये बौद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य होता था। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए
जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। किससे? गौतम बुद्ध से। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? गौतम बुद्ध ने किया था। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ इसका त्रिरत्न है। अब बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, कौन सा? हीनयान और महायान, ये दो भागों में बटा। बौद्ध धर्म का अगर आपसे पूछे परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। क्या है परम लक्ष्य? निर्वाण को प्राप्त कर लेना। अगर निर्वाण को प्राप्त कर लेना। अगर आपसे पूछे कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है, कि दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो ये जो प्रश्न है आपका कौन से, ये जो प्रश्न है आपका इंडियन ज्योग्राफी का है और ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। किस एग्जाम में? एनटीपीसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो कावेरी जो जल विवाद है ना, तो ये है आपके कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कभी कभी केवल कर्नाटक और तमिलनाडु देता है, केरल नहीं देता है। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले आप लगा सकते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि सर फोड़ान तो ये तीनों मिलकर ही करते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगर आपसे पूछे कि कृष्णा जल विवाद, कुछ जल विवाद हमारे राज्यों मतलब कुछ हमारे देश में कृष्णा जल विवाद भी है, क्योंकि जल विवाद को लेकर के उसकी सहायक नदियां, कौन कितना जल यूज करेगा, कौन डैम बनाएगा, क्या करेगा, इस वजह से हो जाती है। तो सामान्य सी बात है। आंध्र प्रदेश, जब दो साझा वाली चीजें होंगी ना, तो उसमें झगड़ा होने के चांस होते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में कौन सा? कृष्णा जल विवाद है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, कृष्णा हो गया। अब आप लोग सिंधु जल विवाद के बारे में देखेंगे। सिंधु जल विवाद ये किसके किसके बीच में है? तो ये आपके भारत में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में। लेकिन 1960 में सिंधु नदी पे जल समझौता हुआ था, 1960 में विश्व बैंक कराया था। अब इनमें बंटवारा हो गया। अभी हमने कावेरी नदी के बारे में सुना था, कावेरी नदी यहाँ पे आई थी, कावेरी नदी जल विवाद, क्योंकि हमारा मुख्य प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जरूर याद रखेंगे। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे? कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी आगे चल करके मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये अपना मुहाना बनाती है, सीधे बैंक में लेकर के पूरा धारा घुस जाती है। ऐसा नहीं है BOB का मतलब क्या हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ये बे ऑफ बंगाल। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में है कावेरी जल विवाद। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कृष्णा जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। सिंधु जल समझौता जो है ये भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कावेरी नदी जो है वो उद्गम कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से, मुहाना आपका बे ऑफ बंगाल में बनाती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस में राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की? तो देखिए, तो महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वो किए थे आपके बेलगांव वाला। कौन से अध्यक्षता की थे? बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे था? ये कर्नाटक में यहाँ की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गांधी जी के बारे में कुछ बहुत सारे आंदोलन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था? तो ये किए थे 2017 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? चंपारण कर नहीं देंगे दो आंदोलन कब शुरू किए थे? कर नहीं दो, ये आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो ये इसके एक साल बाद, 2000 नहीं 1918 में। ये 2000 कौन नालायक लिख दिया? तो ये 1918 1917 ये तब की बात है जब गांधी जी का जमाना था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है ये शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन 1920 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गांधी जी
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय जो नमक कानून तोड़ने के लिए था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक तोड़ो कानून भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, ये 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, ये सभी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि गांधी जी ने किसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन था जो कि कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। असहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 में शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में और कर नहीं दो आंदोलन ये 1918 में गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी के कुछ आंदोलन थे, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे और ये चीजें पढ़ेंगे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निपाह संक्रमण प्रकोप भारत में कहाँ हुआ था। तो ये करंट का प्रश्न है। ये करंट में ऐसे तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निपाह संक्रमण प्रकोप भारत में कहाँ फैला था। तो ये देखिए अभी 2018 के आसपास की बात है। ये संक्रमण जो है केरल राज्य में फैला था। निपाह जो संक्रमण है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे लिया गया है कि अगर आपसे पूछे कि ये किससे फैलता है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चमगादड़ से फैलता है। किससे फैलता है? चमगादड़ से फैलता है। ये कुछ देशों में और इसके प्रभाव देखे मिल चुके हैं। इसके जो है प्रकोप कुछ देशों में और भी फैले जा चुके हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इसका प्रभाव और कहाँ कहाँ पड़ा है, तो अपने भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर बांग्लादेश हो गया, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, थाईलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो इन जगहों पे इसका प्रभाव देखने को मिला है। जैसे अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 में अभी पूरा देश इससे जूझ रहा था, कोविड-19 इसका जो है ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। अगर आपसे पूछे कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, स्वाइन फ्लू ये किससे होता है, तो ये भी जो है स्वाइन फ्लू विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। अगर आपसे पूछे कि बर्ड फ्लू किससे होता है, तो ये भी आपके किससे होता है? विषाणु से ही होता है। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि निपाह संक्रमण प्रकोप भारत में कहाँ फैला था, तो ये भारत के केरल राज्य में फैला था एक बार। फैलता कैसे है? तो ये चमगादड़ से फैलता है। ठीक, और इसका प्रभाव और भी देशों में पड़ा था। जैसे सिंगापुर इससे झेल चुका है, बांग्लादेश भी इससे झेल चुका है, भारत भी, थाईलैंड भी। कोविड-19 विषाणु से होता है और बर्ड फ्लू ये भी विषाणु से, और स्वाइन फ्लू ये सभी विषाणु से होते हैं। कौन समिति केंद्र राज्य से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? तो देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति के बारे में, जैसे आपका हो गया सरकारिया आयोग के बारे में पूछे, सरकारिया ये कुछ समितियों के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके नेतृत्व किसने किया था और ये किस चीज़ से संबंधित थी। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे सरकारिया जो आयोग है ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, और सरकारिया आयोग ये पूछता है किस चीज़ से संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों से ये आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग, अगर आपसे पूछे कि पुंछी आयोग, ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पुंछी आयोग भी इसी से संबंधित है। उसके बाद ये आप लोग ध्यान रखेंगे राजा मन्नार आयोग, तो ये तीनों आयोग इसी से संबंधित है। सरकारिया आयोग के बारे में क्या आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अगर आपसे पूछे कि सरकारिया आयोग का नेतृत्व किसने किया, अगर आपसे पूछे कि सरकारिया आयोग का नेतृत्व किसने किया, तो रंजीत सिंह ने इस आयोग का नेतृत्व किया, क्योंकि केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि पुंछी आयोग का संबंध, ये 2007 में शुरू हुआ। अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका राजमन्नार समिति है, ये 1969 में आया था, 1969 में। तो ये कुछ आयोग थे जिसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन समिति केंद्र और राज्य से संबंधित है। तो देखिए संबंधित तो सरकारिया आयोग जो मुख्य है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसके साथ पुंछी आयोग भी ध्यान रखेंगे, राजा मन्नार आयोग भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे पुंछी आयोग 2007 में गठन किया गया था, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। राजा मन्नार आयोग की स्थापना 1969 में की गई थी, और ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। सरकारिया आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1983 में नेतृत्व कौन किए थे इसके? रंजीत सिंह।
अगला प्रश्न है जो कि साइंस से है, बायो से है। क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेरुरज्जु आप लोग जानते होंगे, जिसे स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। मेरुरज्जु जो आपकी प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण, जैसे आप बैठे हुए हैं, उसके बाद पीछे से आपका फ्रेंड क्या हो गया, चिंगोटी काट लिया पीछे से, तो आप ऐसे चौंक जाएंगे, तो वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती। जैसे चिंगोटी काटा तुरंत आप क्या किए, उछल गए, तो वो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं। तो जैसे अगर आपसे और भी चीजें, मेरुरज्जु जो है ये नियंत्रण करती है आपकी प्रत्यावर्ती क्रियाओं को, और इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। ठीक, लय हो गया, स्पाइनल कार्ड, ये जो होता है आपका मेरुरज्जु कहते हैं, ये प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है हमारे शरीर में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये मेरुरज्जु के बारे में, स्पाइनल कार्ड जो होते हैं, इसकी अगर आपसे पूछे कि कुल संख्या कितनी होती है, कुल मेरुरज्जु की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 31 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 31 जोड़ी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मेरुरज्जु जो होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क में होता है, आप लोग जानते होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मेरुरज्जु होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये पिछला भाग होता है। क्या होता है, पिछला, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो वो स्पाइनल कार्ड या फिर मेरुरज्जु आप लोग बताएंगे कि यही होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका कार्य क्या होता है, तो जो शरीर में उद्दीपन होते हैं ना, उद्दीपन जो मैसेज होते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाना, और उसकी जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये इसका कार्य होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड का। तो इसका कार्य क्या होता है, उद्दीपनों का संवहन करना किसका कार्य होता है, मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कार्ड का, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो वो मेरुरज्जु में होता है। मेरुरज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। कितनी संख्या होती है, 31 जोड़ी होती है। ये भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग क्या होता है, तो यही आपका स्पाइनल कार्ड होता है। और कार्य क्या होता है स्पाइनल कार्ड का, उद्दीपनों का संवहन करना, ये इसका कार्य होता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं, इसकी खोज किसने किया था, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का खोज किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्शल हॉल ने इसकी खोज किया था। किसने किया था, मार्शल हॉल ने। प्रत्यावर्ती क्रियाओं ये जो होती है ना, इसकी खोज किसने किया था, मार्शल हॉल ने। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ होता है, तो मेरुरज्जु होता है, जिसे स्पाइनल कार्ड होता है। रिवीजन तो हो गया भैया। अगला अगर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कौन नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर से 2 नेशनल पार्क आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया आपका दाची गाम नेशनल पार्क, दाची गाम नेशनल पार्क हो गया, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे सलीम अली नेशनल पार्क। कौन हो गया, सलीम अली नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क आपके कहाँ पे है, वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब भारत के कुछ नेशनल पार्कों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, मानस, या फिर अगर आपसे पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, काजीरंगा और मानस ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये असम राज्य में है। कहाँ पे, असम में। अगर आपसे पूछे कि चिल्का नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, चिल्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे, चिल्का नेशनल पार्क जो है, चिल्का झील भी उड़ीसा में है, वहीं पे है चिल्का नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे। कौन सा नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो दाची गाम नेशनल पार्क, और एक आपका सलीम अली नेशनल पार्क। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, और दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है।
उसके बाद मानस और काजीरंगा असम में है, चिल्का उड़ीसा में है, उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन है? तो आदित्य 11 जो है इसरो का, ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो यहाँ पे नोट करेंगे इसका नाम क्या है? तो सौर मिशन का आदित्य 11 इसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि इस मिशन को लॉन्च किसने किया था, तो ये लॉन्च किया था आपके इसरो ने। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था। यहीं पे थोड़ी सी ये सूर्य से संबंधित मिशन है। आदित्य 11 सौर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किससे संबंधित है? सूर्य से। तो सूर्य के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्य क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक तारा है। अगर आपसे पूछे कि दिन में आपसे कोई पूछे कि क्या दिन में तारे दिखते हैं, तो उनसे बताइएगा कि हाँ दिखते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है, सूर्य को देख लीजिए। और एक गैसीय गोला भी है, सूर्य एक गैसीय गोला भी है, ये भी आप लोग ध्यान। सूर्य आपसे पूछे सूर्य क्या है, तो आप लोग बताएंगे एक तारा है और ये एक गैसीय गोला भी है। अगर इसमें गैस पाए जाते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने परसेंट होते हैं, तो ये 70.4%, 70.6% होते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं, हीलियम अगर आपसे पूछे हीलियम कितने होते हैं, तो यहाँ पे 27.4% यहाँ पे हीलियम होते हैं। कितने? 27.4%। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत, तो यही हीलियम जो है, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम जो है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो अब इसका रिवीजन करते हैं। देखिए भारत का पहला और सौर मिशन क्या है, तो आदित्य 11 भारत का पहला सौर मिशन है। इसे लॉन्च किसने किया? इसरो ने किया। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है। क्या है? एक तारा है, एक गैसीय गोला है। ये दोनों बातें, हाइड्रोजन 70.6%, हीलियम 27.4% है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो देखिए फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि कौन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन जो है, गगन उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। और ये क्या करता है? हवाई यातायात नेविगेशन सिस्टम है। ये जो गगन है ना, ये क्या है? हवाई जो एरोप्लेन होते हैं, यातायात नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आप लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कहीं पे जाते हैं, जैसे फ्रेंड की शादी में जाना हो, तो आप लोग अगर मैप नहीं, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप लोग क्या कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या ऑन कर लेते हैं, आप लोग गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो वायुयान वाला मैप है, उसका नाम क्या है? गगन, जो कि भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में नाग भी है, कुछ नाग जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। और ये कैसे मार करती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सरफेस टू सरफेस मार करती है और ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे आधारित है, यानी कि दागो और भूल जाओ और सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है। अगर आपसे पूछे कि ये तेजस क्या है, भारत में तेजस क्या है, तो ये भारत का स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। कैसा विमान है? भारत में स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो गगन है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह हवाई यातायात नेविगेशन सिस्टम है। ठीक, गगन क्या है? ये हवाई यातायात नेविगेशन सिस्टम है। नाग के बारे में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मार करता है। फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ। एक बार आप लोग दाग दिए तो फिर चाहे जो है आपका लक्ष्य ऐसे ऐसे करके जाए, ऐसे ऐसे करके, तो भी वो पीछे से दौड़ा करके मारेगा। ठीक, उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार दाग दिए तो फिर जान लेकर ही मानेगा। तेजस के बारे में
तेजस के हल्का लड़ाकू विमान है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा इसका सिद्धांत है। महाविस्फोट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए जो महाविस्फोट सिद्धांत है इसके प्रतिपादक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वर्ल्ड जियोग्राफी से आपका प्रश्न है। उसके जो प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंतेयर हैं। कौन है? जॉर्ज लेमेंतेयर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1927 में इसका प्रतिपादन इन्होंने किया। लेकिन और भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। जो महाविस्फोट का सिद्धांत है ना, इसको क्या कहा जाता है? बिग बैंग थियरी कहा जाता है। इसको कहा जाता है बिग बैंग थियरी। महाविस्फोट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बिग बैंग थियरी कहा जाता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मांड का अध्ययन अगर आपसे पूछे क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे किसने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि किसने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। तो ये बताए थे आपके कॉपरनिकस। और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि किसने बताया था ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो कॉपरनिकस ने बताया था। और ग्रहों के कक्षाओं का नियम किसने दिया था? कक्षाओं का नियम ये भी पूछा जाता है। ये कहा जाता है कि ग्रहों के कक्षाओं का नियम किसने दिया था, या फिर ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो केपलर ने दिया था। किसने? ये सभी बातें एग्जाम में पूछी गई है कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में दिया था। एग्जाम में पूछी गई है। और महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थियरी बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये बात बताया कॉपरनिकस ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया। कक्षाओं का नियम किसने दिया? केपलर ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने लोग नेट चलाते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है अगला प्रश्न। ये साइंस कंप्यूटर से है। ये किससे है? कंप्यूटर से प्रश्न है। और पहली बात तो यहाँ पे देखिए 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट पूछे ना तो सीधे लिखिए 1024 और वहाँ पे बाइट लगा दिए। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। आइए चलिए कुछ इसके जो क्या क्या यूनिट होते हैं देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक टीबी के बारे में देखेंगे। जैसे टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। तो एक टीबी में ना 1024 गीगाबाइट होते हैं जो आपके जीबी। और जो आपको 1 जीबी मिलता है ना, 1 जीबी, उसमें कितने होते हैं? 1024 एमबी होते हैं। ठीक। और जो आप फिर जो वो 1 एमबी जो होता है ना, 1 एमबी मतलब मेगाबाइट, उसमें क्या होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 केबी में क्या होता है 1 किलोबाइट में, तो ये होता है 1024 बाइट। और एक बाइट में अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो एक बाइट में जो होता है 10 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक। 8 बिट होते हैं। और क्या बोलते हैं, 4 बिट मिल करके ना, 4 बिट मिल करके एक निबल में अगर आपसे पूछे एक निबल में क्या होता है, एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट एक निबल में होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कितने किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और 1 निबल में 4 बिट होते हैं। तो ये कुछ यूनिट थी जो आपके डाटा से संबंधित है, उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। डाटा नहीं होता है, डेटा होता है, डेटा से संबंधित है, उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अब आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, वहाँ पे जा करके आप लोग पीडीएफ इसके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।